नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में। आपके साथ मैं हूं मुकेश गुप्ता। राजधानी दिल्ली में सोमवार से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं अनलॉक। शुक्रवार देर शाम हुई दिल्ली के अंदर बारिश के बाद कहां कहां गिरे पेड़, और क्या तीसरी लहर में वाकई राजधानी दिल्ली में आएंगे 37,000 के करीब केस। इन तमाम बड़ी खबरों को आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक नज़र अभी तक की खास खबरों पर। अनलॉक हुई दिल्ली, बाजार, मॉल और मेट्रो सोमवार से खुलेंगे। दिल्ली वालों को मिली कई छूट। दिल्ली में तेज आंधी बारिश से 62 से ज़्यादा जगहों पर पेड़ धराशायी। नरेला में कार के ऊपर गिरा बड़ा पेड़। दिल्ली की सुल्तानपुरी थाना पुलिस ने ऑटो लिफ्टर गैंग को दबोचा। 37 चोरी के ट्यूबलर बरामद। सब इंस्पेक्टर राहुल की थाने में आत्महत्या के बाद परिजनों ने किया पांडव नगर थाने का घेराव। लगाए अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप। और आपको अंदेशा, कोरोना की तीसरी लहर में 37,000 तक आ सकते हैं केस। सरकार की तैयारियां तेज। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आने वाली 7 जून यानी कि सोमवार से दिल्ली को अनलॉक करने का फैसला किया है, जिसमें बाजार, मेट्रो और मॉल को कुछ शर्तों के साथ खोले जाने का आदेश जारी किया है। आइए आपको सुनवाते हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लॉकडाउन में और क्या कुछ राहत देने की घोषणा की है। दिल्ली के अंदर अब धीरे धीरे कोरोना की स्थिति बेहतर होती जा रही है। उसी को देखते हुए पिछले हफ्ते से हम लोगों ने अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू की थी। ये ज़रूरी है कि अगर कोरोना की स्थिति बेहतर हो रही है तो अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पे लाना भी बहुत ज़रूरी है। पिछले हफ्ते हमने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और फैक्ट्री, ये 2 सेक्टर्स खोले थे। पिछले एक हफ्ते से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और फैक्ट्री दोनों खुले हुए हैं, लेकिन कोरोना की स्थिति अभी कंट्रोल में है। पिछले 24 घंटे में लगभग 400 के करीब केस आए हैं। 500 से भी कम हो गए अब केसेस। 400 के करीब केसेस आए हैं और 0.5% के करीब पॉजिटिविटी बची है, संक्रमण दर बची है। तो स्थिति काफी कंट्रोल में है और भगवान करे ऐसे ही कंट्रोल में रहे। तो ये वाला जो लॉकडाउन पिछले हफ्ते ऐलान किया था वो सोमवार को सुबह 5 बजे तक है। उसके आगे भी लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन काफी सारी और एक्टिविटीज में रियायत दी जा रही है, उनको खोला जा रहा है। एक तो जितने बाजार हैं, मॉल्स हैं, उनको खोला जा रहा है ऑड इवन के बेसिस पे, कि आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी, आधी दुकानें एक दिन, आधी दुकानें दूसरे दिन। 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक दुकान नंबर के हिसाब से, ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खोली जाएंगी। दूसरा, जितने दिल्ली में सरकारी दफ्तर हैं, उन सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए ऑफिसर्स जो हैं वो 100% काम करेंगे और ग्रुप बाकी उसके नीचे वाले जो हैं वो 50% काम करेंगे। लेकिन जो एसेंशियल सर्विसेज में काम करने वाले कर्मचारी हैं वो 100% काम करेंगे, और हर एचओडी डिसाइड करेगा कि किसको एसेंशियल सर्विस कहना है और किसको 50% करना है और किसको 100% करना है। जितने प्राइवेट ऑफिसेज हैं उन सभी प्राइवेट ऑफिसेज में 50% मैन पावर के साथ वो खोले जा सकते हैं, और लेकिन कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग वर्क फ्रॉम होम करें, और अपने प्राइवेट ऑफिसेज कोशिश करें अपने टाइम को स्टैगर करने की, कि ताकि सब लोग एक साथ सड़क पे ना आए। दूसरी चीज, जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं और जो एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली शॉप्स हैं वो ऑड इवन के बेसिस पे नहीं, वो रोज खुलेंगी। दिल्ली मेट्रो 50% कैपेसिटी के ऊपर चालू की जा रही है, और ई कॉमर्स के जरिए जो
सामान बेचने की प्रक्रिया है वो चालू रहेगी। तो मोटे मोटे तौर पे ये चीज़ों की रियायत दी जा रही है और मैं उम्मीद करता हूं इसके बाद देखेंगे कि आने वाले हफ्ते के अंदर भी कोरोना की स्थिति अगर काबू में रही तो और कई सारी एक्टिविटीज को फिर उसके अगले हफ्ते खोलेंगे। शुक्रवार देर शाम दिल्ली के मौसम में अचानक आए बदलाव के बाद 62 जगहों पर पेड़ गिरने की खबरें सामने आई है। तो वहीं दिल्ली के नरेला इलाके में कार पर एक बड़ा पेड़ गिर गया। हादसे के वक्त कार में दंपत्ति सवार था, लेकिन गनीमत ये रही कि दंपत्ति बाल बाल बच गया। इतना ही नहीं, बारिश की वजह से कई इलाकों में जलमग्न की समस्याएं भी सामने आई है। मौसम में एकाएक बदले मिजाज की वजह से शुक्रवार शाम तेज आंधी ने 62 से अधिक जगहों पर पेड़ों को धराशायी कर दिया। इसके अलावा 4 से अधिक जगहों पर इमारत का मलबा गिरने और विभिन्न स्थानों पर जल जमाव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं दिल्ली के नरेला में बड़ा पेड़ कार के ऊपर गिर गया। गनीमत ये रही कि कार में सवार दंपत्ति इस हादसे में बाल बाल बच गए। स्क्रीन पर चल रहे वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे कार की छत टूट गई है। बता दें कि शाम 5 बजे के बाद आई आंधी में ये दंपत्ति अपनी कार में सवार होकर दिल्ली से सोनीपत जा रहा था। अचानक से तेज आंधी में ये पेड़ इनकी कार पर आ गिरा। भाई दिल्ली से ड्यूटी से आ रहे थे, डिपार्टमेंट से है और सोनीपत घर जा रहे थे। फिर क्या हुआ? रास्ते में अचानक ऊपर से पेड़ गिर गया। बारिश आ रही थी, तूफान आ रहा था, अचानक से पेड़ गिर गया गाड़ी के ऊपर। चोट वोट तो नहीं लगी? ना चोट नहीं लगी भाई, सब कुछ। मेरे घर वाली और मेरी वाइफ और हम दोनों। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में हवा की रफ्तार 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटा तक दर्ज की गई। इस वजह से दिल्ली के विभिन्न इलाकों में पेड़ जड़ समेत उखड़ गए। कुछ जगहों पर पेड़ बीच सड़क पर आ गए। इस वजह से यातायात भी प्रभावित हुआ। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस ने एक ऑटो लिफ्टर गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इन लोगों के पास से चोरी के 37 टू व्हीलर भी बरामद किए गए हैं। आपको दिखाते हैं कि पुलिस ने किस सूझबूझ से इस पूरे गैंग का पर्दाफाश कर कई केस सुलझाने का दावा किया है। दिल्ली पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है, जहां पुलिस ने ऑटो लिफ्टर गैंग का बड़ा खुलासा किया है। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने ऑटो लिफ्टर गैंग के सरगना समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह एक्टिव है और इसी फेरियत में सुल्तानपुरी थाना पुलिस ने एक ऑटो लिफ्टर गिरोह के सरगना समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। दरअसल सुल्तानपुरी बस स्टैंड पर पुलिस चेकिंग के दौरान 4 लोग सवार एक 2 पहिया वाहन को पुलिस ने रोका। शक होने पर पुलिस ने उनकी तलाशी ली तो उनके पास से करीब 2 दर्जन से ज्यादा 2 व्हीलर की चाबियां बरामद हुई, जिसके बाद पूछताछ में उन्होंने बड़ी संख्या में 2 पहिया वाहन चोरी और उनके द्वारा छीने गए मोबाइल फोन का भी खुलासा किया। सुल्तानपुरी थाने की टीम ने आउटर दिल्ली में चोरों के गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये बेसिकली 2 व्हीलर चुराते थे। इस गैंग में 3 एक्टिव बीसीज हैं, जो कि सुल्तानपुरी थाने के ही एक्टिव बीसी हैं, जिनके नाम विनोद, मनीष और हेमंत है। और एक इनका साथी गौरव, इसको भी गिरफ्तार किया है। टोटल 37 इनके पास से 2 व्हीलर्स बरामद हुए हैं, जिसमें से 32 2 व्हीलर भिन्न भिन्न केसेस में कनेक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा इस गैंग पर 17 केसेस स्नैचिंग के भी हैं। ये गैंग, इसकी मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये एक जगह से 2 व्हीलर चुरा के उसको कहीं ऐसी जगह खड़ा करता है जहां से इस्तेमाल करने में आसानी हो और ये खुद उस पर नज़र रख सकें। इस गैंग का पर्दाफाश तब हुआ जब पुलिस स्टेशन सुल्तानपुरी की एक स्पेशल पिकेट लगी हुई थी। तो पिकेट पे खड़ा जो स्टाफ था उसने 2 2 व्हीलर्स को रोका, जिस दोनों पर 2-2 लोग सवार थे। ई बीट बुक ऐप से चेक करने के उपरांत ये ज्ञात हुआ कि वो दोनों 2 व्हीलर चोरी के हैं। दोनों के कागज चूंकि जो वाहन पे सवार थे उनके पास नहीं थे, इनसे कुछ पूछताछ करी गई। कर्सरी सर्च जब की गई तो इनके पास से बहुत सारी चाबियां बरामद हुई, जो इनसे पूछताछ में ये पता लगा कि ये चाबियां अलग अलग 2 व्हीलर्स की हैं। इन चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है, वाहनों की रिकवरी की गई है। आगे अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है।
पकड़े गए बदमाशों की पहचान विनोद, मनीष, हेमंत और गौरव के रूप में हुई है। पुलिस को इस गैंग के पास से 37 टू व्हीलर बरामद हुए हैं। इन पर 17 स्नैचिंग के केस भी पहले से दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गौरतलब ये है कि इन चारों की गिरफ्तारी से बाहरी और रोहिणी जिले में आए दिन वाहन चोरी और स्नैचिंग की वारदातों पर अब कुछ हद तक लगाम लगेगी। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ प्रभाकर राणा की रिपोर्ट, दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर थाने में तैनात एसआई राहुल के परिजनों ने थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इनके परिजनों का कहना था कि काम के दबाव के चलते ही राहुल ने सुसाइड जैसा कदम उठाया है। आपको दिखाते हैं कि परिजनों ने किस तरह के आरोप लगाए हैं। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर थाने में तैनात एसआई द्वारा थाने में आत्महत्या के बाद आज एसआई राहुल के परिजनों ने थाने का घेराव किया। परिजनों का कहना है कि पुलिस प्रशासन की गलत कार्यप्रणाली के चलते उनके भाई ने गोली मारकर आत्महत्या की है। ये तो यहाँ पे हुआ है, इनके यहाँ हुआ है, ये यानी हमको पता चाहिए कि इसमें क्या हुआ है। तो यहाँ पे आने के बावजूद भी हमको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला है। यहाँ पे उनके राहुल की भाई की जो डेड बॉडी है वो भी नहीं मिली है। मैं यहाँ पे अस्पताल में ले गई तो अस्पताल में हमने मुझे पूछा न पड़ा, ने सूचना दी कि हम किस अस्पताल में ले जाएँ। उसके अलावा उनका मोबाइल वगैरह कोई चीज़ हमें अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा जो है वहाँ पर लगातार जो मेरी वार्तालाप राहुल से होती थी उसमें यही कहा बताया राहुल ने मुझे कि मुझ पर लगातार थाने द्वारा दबाव बनाया जाता था। तो किस तरह का दबाव बनाया जाता था? अपनी इच्छा के अनुरूप न काम कर देने का, इसे बेचना को इस तरह से किया जाए या इस तरह से किया जाए, सब तरीके दबाव डाले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जो पुलिस प्रशासन है उस पर निशान लगा रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने सुसाइड की। वास्तविकता तो यही है और हम तो इनसे यही उम्मीद करते हैं कि अभी भी ये न्याय करें, अभी कोई देर नहीं हुई है, सही कदम उठाएं और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। इस घटना के बाद से एसआई के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वे लगातार पांडव नगर थाने में तैनात आला अधिकारियों पर एसआई को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 1 साल पहले ही एसआई राहुल की शादी हुई थी। बता दें, पांडव नगर थाने में तैनात एसआई राहुल कुमार ने बीते दिन थाने की छत पर खुद को गोली मार ली थी, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ सचिन बिरलान की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली भले ही सोमवार से अनलॉक होने जा रही हो, लेकिन दिल्ली सरकार दिल्ली में संभावित तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ कहा है कि सरकार तीसरी लहर को लेकर कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। आज आपको दिखाते हैं कि सरकार तीसरी लहर को लेकर किस किस तरह की तैयारियां कर रही है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से क्या कुछ अपील की है। थर्ड वेव कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी, कब आएगी, कितनी भयावह होगी, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी पूरी तरह से हम तैयारी करें, ताकि अगर थर्ड वेव आती है, अगर बहुत भयानक होती है, तो सरकार उस वक्त जनता के लिए तैयार हो। इसकी तैयारियां पूरे जोर शोर से दिल्ली सरकार के अंदर चल रही हैं। और कल लगभग 6 घंटे तक मैंने 2 अलग अलग मीटिंग ली, एक्सपर्ट्स के साथ बात की, जिन ऑफिसर्स ने अभी कोरोना के दौरान काम किया था उनके साथ बात की। हमने 2 कमिटीज़ बनाई हैं, उन दोनों कमिटीज़ के साथ मैंने बहुत डिटेल में चर्चा की। एक चीज हम लोगों को ये तय करनी थी, इस बार कोरोना की जो पीक आई थी, मतलब एक दिन में मैक्सिमम कितने केस आए, लगभग 28,000 के करीब केसेस आए थे एक दिन में, 22 या 23 अप्रैल के आसपास। अगली पीक कितनी हो सकती है, तो ये तय किया गया कि अगली पीक 37,000 एक्सपर्ट्स के साथ बात करके, ऑफिसर्स के साथ बात करके, सबके साथ बात करके कि 37,000 पीक मान के इसकी तैयारी शुरू की जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इससे ज्यादा की पीक आएगी तो हम तैयार नहीं हैं, हम उसके लिए भी तैयार हैं,
लेकिन एक तरह से 37,000 के बेस के ऊपर अगर हम तैयार हो गए तो फिर अगर उससे भी कहीं ज्यादा पीक आती है तो उसकी भी तैयारी हम लोग, उसकी भी अगर 37,000 की तैयारी हमारी है तो फिर मान लीजिए और ज्यादा आती है तो उसकी तैयारी तो होगी उसके लिए हम ज्यादा तैयार हो पाएंगे। तो 37,000 को एक तरह से बेस माना जा रहा है। 37,000 की पीक की तैयारी के हिसाब से अब सारे कैलकुलेशंस किए जा रहे हैं कि अगर 37,000 की पीक आती है तो कितने बेड्स की जरूरत पड़ेगी, कितने आईसीयू की जरूरत पड़ेगी, कितने उसमें से बच्चों वाले होने चाहिए, कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ये सारी चीजें, अब कितनी दवाइयों की जरूरत पड़ेगी, ये सारी चीजें अब कैलकुलेट की जा रही हैं। एक पीडियाट्रिक टास्क फोर्स अलग से बनाई गई है। वो पीडियाट्रिक टास्क फोर्स ये तय करेगी कि जितने हमारे ऑक्सीजन बेड्स होंगे उसमें से कितने बच्चों के होने चाहिए, जितने आईसीयू बेड्स होंगे उसमें से कितने बच्चों के होने चाहिए। जो बच्चों के होंगे उसके लिए फिर अलग किस्म का सारा इक्विपमेंट होगा, उसका अलग किस्म के मास्क होंगे, अलग किस्म का ऑक्सीजन का मास्क होगा, उसकी सारी चीजें अलग होंगी। वो पीडियाट्रिक टास्क फोर्स बना दी गई है कल, वो अलग से अपनी तैयारी करके अपनी रिकमेंडेशंस देगी। इस बार ऑक्सीजन की बड़ी कमी हुई थी और ऑक्सीजन की कमी की वजह से हम लोगों ने देखा कि कई बार ऐसे हुआ था जब ऑक्सीजन बेड्स नहीं मिले थे, ऑक्सीजन के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था। अल्टीमेटली अपने को सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद केंद्र सरकार के सहयोग से अपने को ऑक्सीजन मिली, लेकिन जब तक ऑक्सीजन नहीं मिली तब तक दिल्ली में त्राही त्राही मच गई थी। अगली वेव अगर आती है तो हम नहीं चाहते कि इस तरह की दिल्ली के अंदर त्राही त्राही मचे, तो ये तय किया गया, इसकी तैयारी शुरू कर दी गई। 420 टन ऑक्सीजन की स्टोरेज कैपेसिटी तैयार की जा रही है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड से बात की गई है और उन्हें 150 टन ऑक्सीजन प्रोडक्शन का प्लांट, 420 टन ऑक्सीजन तो स्टोरेज कैपेसिटी क्रिएट की जा रही है और 150 टन ऑक्सीजन प्रोडक्शन करने के लिए उनको प्लांट लगाने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा 18 महीने लगेंगे, लेकिन जो भी है शुरुआत कहीं ना कहीं तो अपने को करनी पड़ेगी। इसके अलावा इस बार सबसे बड़ी दिक्कत आई थी टैंकरों की। ऑक्सीजन के टैंकर नहीं थे दिल्ली में, दिल्ली इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, इसीलिए अपने पास ऑक्सीजन टैंकर है ही नहीं दिल्ली में। तो 25 ऑक्सीजन टैंकर्स खरीदे जा रहे हैं ताकि अगर इस तरह की दिक्कत आए ऑक्सीजन की तो हमारे पास अपने टैंकर होने चाहिए। 64 छोटे छोटे ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, वो ऑलरेडी लग रहे हैं और हमें उम्मीद है कि अगले कुछ हफ्तों के अंदर, 1-2 महीने के अंदर ये 64 ऑक्सीजन प्लांट्स लग के तैयार हो जाएंगे। अब ये जो हमने डिसाइड किया कि 37,000 केसेस की पीक के हिसाब से हम काम करेंगे, तो उसके हिसाब से तय किया जाएगा कि कितने ऑक्सीजन बेड्स की जरूरत होगी, कितने आईसीयू बेड्स की जरूरत होगी। उसके हिसाब से फिर तय किया जाएगा कितने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत होगी। जैसे अभी थोड़े दिन पहले हमने 6,000 सिलेंडर चाइना से इंपोर्ट किए थे, तो और कितने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत होगी और कितने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की जरूरत होगी। अगले आने वाले 1-2 महीने के अंदर ढेर सारे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स दिल्ली सरकार खरीदने जा रही है। दवाइयों को लेकर 2 अहम निर्णय किए गए। एक तो ये कि इस वेव में ये देखा गया कि व्हाट्सएप खूब तेजी से, व्हाट्सएप के ऊपर दवाइयां खूब तेजी से प्रिस्क्राइब की जा रही थी और उसके ऊपर मतलब बात फैल जाए कि ये दवाई बड़ी अच्छी है, तो पूरे समाज के अंदर, पूरे शहर के अंदर, पूरे देश के अंदर उस दवाई की अफरा तफरी मच जाती है। तो एक डॉक्टर्स की और एक्सपर्ट्स की टीम बनाई जाएगी। अगर किसी दवाई की डिमांड होती है तो वो डॉक्टर्स एग्जामिन करके बताएं कि इस दवाई से कोरोना में फायदा होगा कि नहीं होगा। अगर डॉक्टर कहते हैं होगा तो सरकार उस दवाई को मुहैया कराने की कोशिश करेगी, और डॉक्टर अगर कहते हैं कि ये दवाई बिल्कुल बेकार है, इससे कोरोना में कोई फायदा नहीं होगा और लोग इसके पीछे भागना बंद करें, तो जनता को उसके बारे में जागरूक किया जाएगा कि इस दवाई के पीछे भागना बंद कीजिए। एक ये। दूसरा, जो जो इंपॉर्टेंट दवाइयां हैं उनकी लिस्टें बना ली गई हैं, उसका कितना बफर, कितना स्टॉक चाहिए होगा उतना बफर स्टॉक क्रिएट किया जाएगा। एक्सपायरी डेट्स किस दवाई की कितनी है, एक्सपायरी डेट्स को ध्यान में रखते हुए उन सभी दवाइयों का बफर स्टॉक क्रिएट किया जा रहा है, ताकि अगर जरूर, और प्राइवेट अस्पतालों के भी आदेश दिए जा रहे हैं कि वो भी अपने बफर स्टॉक्स इस तरह से तैयार रखें ताकि अगर महामारी आती है तो हम उसके लिए तैयार रहें।
इसके अलावा 2 जीनोम सीक्वेंसिंग लैब्स बनाई जा रही हैं LNJP हॉस्पिटल में और ILBS में, ताकि हमें भी पता रहे कि दिल्ली के अंदर जो भी वेरिएंट आ रहा है वो वेरिएंट कौन सा वेरिएंट है, पुराने वाला है या कोई नया वेरिएंट आ गया है, और हमें इस बारे में क्या एहतियात बरतने की ज़रूरत है हम एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें कल चर्चा हुई, ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं और आपको यही आश्वासन देना चाहता हूं कि आपकी सरकार पूरी तरह से 24 घंटे लगी हुई है इसमें। मैं उम्मीद करता हूं कि अब कोई तीसरी वेव नहीं आनी चाहिए, उसके पहले हम कोशिश करेंगे अपने लोगों को वैक्सीनेट कर दें, लेकिन अगर तीसरी वेव आती है तो लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में हम पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार। तो ये थी दिल्ली NCR से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें जिन्हें आपके लिए जाना था बेहद जरूरी। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी ग्रुप के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।